यस, नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो? वेरी गुड। देखिए बेटा, अपन ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। ऑप्टिक्स की 4 एक्सीडेंट अपन पढ़ चुके हैं। आज अपन बात करेंगे अंतिम घटना प्रकाश से संबंधित, और अंतिम घटना है ध्रुवण। क्या है? ध्रुवण। तो देखिए बेटा, पीछे वाला पार्ट आपने नहीं देखा है, विवर्तन की घटनाएं नहीं पढ़ी है, तो आपको पीछे वाले यानी बैक पार्ट के वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से आप क्लिक करके लिंक ओपन करके देख सकते हो। साथ ही साथ बेटा, व्हाट्सएप ग्रुप वीएस फिजिक्स पॉइंट का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ मिल जाएगा, तो वहां से भी आप ऐड हो सकते हैं। ठीक है, चलो अपन स्टार्ट करते हैं। ध्रुवण क्या होता है? वैसे आपको दिखाई दे रहा होगा बेटा, ध्रुवण के बारे में मैंने कुछ एक बातें यहाँ दर्शा रखी हैं। तो दर्शाने से कुछ नहीं होगा बेटा, आप इसको जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसको समझने की कोशिश करें। जहाँ भी समझ में नहीं आ रहा, आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि सर मेरे यहाँ प्रॉब्लम है, उस समस्या का समाधान जरूर होगा। तो देखिए बेटा, ध्रुवण होता क्या है। जिस प्रकार से आपने व्यतिकरण विवर्तन की घटना पढ़ी है, अपवर्तन परावर्तन की घटना पढ़ी है, उसी प्रकार से ध्रुवण भी प्रकाश से संबंधित एक घटना है। प्रकाश से संबंधित एक घटना है। तो ध्रुवण होता क्या है? प्रकाश से, जैसे साधारण प्रकाश की अपन बात करें तो वह ध्रुवित नहीं होता। ध्रुवित का मतलब क्या होता है? एक ही दिशा में गमन करना, प्रकाश की किरण का एक ही दिशा में गमन करना। जबकि साधारण जो प्रकाश की अपन बात करें, जिससे परावर्तन की घटना, अपवर्तन की घटना, व्यतिकरण की घटना, विवर्तन की घटना घटित होती है, वह प्रकाश अध्रुवित प्रकाश होता है। अध्रुवित प्रकाश का मतलब उसकी दिशा निश्चित नहीं होती, वह किधर किसी भी दिशा में जा सकता है। परंतु ध्रुवित यानी प्रकाश का ध्रुवण हो जाने के बाद में प्रकाश एक निश्चित दिशा में गमन करता है। जैसे प्रकाश का ध्रुवण हो जाता है यानी ध्रुवित प्रकाश हो जाता है, साधारण प्रकाश से प्रकाश ध्रुवित प्रकाश में बदल जाता है, तो उसकी दिशा निश्चित हो जाती है। अब इसमें अपन दो बातें करेंगे, एक तो विद्युत सदिश और एक चुंबकीय सदिश। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा बेटा, सन 1864 में जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने इसके बारे में, ध्रुवण के बारे में बताया। और ध्रुवण के बारे में बताने से पहले उसने ये बताया कि प्रकाश तरंगे, जो प्रकाश तरंग है वह विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहलाती है। यानी प्रकाश तरंगे होती है, एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। किसने बताया? एक नंबर का क्वेश्चन बेटा यहाँ से पुटअप हो सकता है कि सन 1864 में मैक्सवेल क्लार्क, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, यानी मैक्सवेल ने प्रकाश तरंग को विद्युत चुंबकीय तरंग की संज्ञा दी। विद्युत चुंबकीय तरंग की संज्ञा दी। कब दी बेटा? 1864 में। इसके बाद में आगे इसने ध्रुवण की व्याख्या की, और किस प्रकार से कि आपको यहाँ पर देखिए लिखा हुआ मिलेगा बेटा, ये मैक्सवेल के अकॉर्डिंग। तो ध्रुवण होता है क्या है बेटा? जनरली परिभाषा आपको यहाँ पे लिखी हुई मिल जाएगी, आप स्क्रीनशॉट लेके आज जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ उस प्रकार से शब्दों में फोकस करके आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हो। तो यदि विद्युत सदिश के कंपन को तल के लंब अक्षमित कर दिया जाए, इसमें देखिए बेटा, जैसे प्रकाश तरंग गमन करती है तो दो प्रकार के क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। एक तो होता है विद्युत क्षेत्र और एक होता है चुंबकीय क्षेत्र। एक तो होता है विद्युत क्षेत्र और एक होता है चुंबकीय क्षेत्र। तो अब देखिए, ध्रुवण होता क्या है? यदि विद्युत सदिश के कंपन को, विद्युत सदिश का मतलब विद्युत क्षेत्र के कंपन को, जो तल विद्युत सदिश में कंपन कर रहे हैं, यदि विद्युत सदिश के कंपन को तल के लंबवत सीमित कर दिया जाए, तल के लंबवत सीमित कर दिया जाए, तो ध्रुवित प्रकाश को बदलने की प्रक्रिया, तो ध्रुवित प्रकाश को बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ध्रुवण कहलाती है। यानी आपने क्या किया? विद्युत सदिश के कंपन को तल के लंबवत कर दिया। किस तल के लंबवत? जिस तल में प्रकाश गमन कर रहा है, जिस तल में प्रकाश गमन कर रहा है। तो यदि विद्युत सदिश के कंपन को तल के लंबवत सीमित कर दिया जाए, तो ध्रुवित प्रकाश में बदलने की जो प्रक्रिया, यानी प्रकाश जो है वह ध्रुवित प्रकाश में बदल जाता है, यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? ध्रुवण कहलाती है। इसके बाद बेटा, प्रकाश तरंगों का जो ध्रुवण की व्याख्या की किसने की? मैंने अभी बताया आपको, यहाँ जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने। तो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल के अकॉर्डिंग इसने क्या कहा? मैक्सवेल के अनुसार विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र के कंपन परस्पर लंबवत होते हैं। यानी इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र कंपन कर रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र कंपन कैसे करेगा? इस प्रकार से, यानी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर क्या होंगे? लंबवत होते हैं, तथा इन कंपनों के लंबवत दिशा में विद्युत चुंबकीय तरंग संचरित होती है। इनके लंबवत दिशा में ये जो तरंग होगी ना, तीनों के लंबवत दिशा में, जैसे अपन 3D पढ़ते हैं तो ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। तो जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग इन दोनों तलों के लंबवत क्या करेगी? गमन, विद्युत चुंबकीय तरंग गमन करेगी। देखिए बेटा, किस प्रकार से मैं आपको बता देता हूं, यहां पर आप समझने का कष्ट करें। जैसे ये विद्युत सदिश के कंपन है, ठीक है ना? तो ये जो कंपन होंगे ना, ये कंपन क्या होंगे? इसके लंबवत कंपन का मतलब ये हो गए चुंबकीय सदिश के कंपन, इस प्रकार से। तो इन दोनों के जो लंबवत दिशा में कंपन गमन करेंगे ना, ये भाई, ये दोनों तल है, ये तो कर रहा है विद्युत सदिश के कंपन और ये है चुंबकीय सदिश के कंपन।
ठीक है, ये दोनों के कंपन है, तो इनके लंब दिशा में इधर जो ये कंपन करेगी ये क्या होगी, विद्युत चुंबकीय तरंग होगी। क्या होगी, विद्युत चुंबकीय तरंग होगी। तो देखिए यहाँ पर मैक्सवेल ने यही बताया था। मैक्सवेल के अनुसार विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र के कंपन परस्पर लंबवत होते हैं, कंपन परस्पर लंबवत होते हैं तथा इन कंपनों के लंबवत दिशा में, इन कंपनों के लंबवत दिशा में विद्युत चुंबकीय तरंग संचरित होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग संचरित होती है। आपने ये पढ़ा था कक्षा 11 में भी बेटा, ठीक है ना। तो देखिए ये तो है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए और ये है मैग्नेटिक फील्ड के लिए, तो ये दोनों परस्पर लंबवत है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड चुंबकीय इस प्रकार से, देखिए आप ऐसे समझ सकते हो बेटा, ऐसे, यानी ये तो विद्युत क्षेत्र है और ये चुंबकीय क्षेत्र, दोनों एक दूसरे के लंबवत है। तो यहाँ से देखिए आप इस पेन के अकॉर्डिंग देखिए इस प्रकार से, यानी सामने की दिशा में जो जाएगा इसके लंबवत जो गति करेगी ना वह होगी विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक है ना। विद्युत चुंबकीय तरंग संचरित होती है। तो साधारण प्रकाश अध्रुवित होता है। इस कंडीशन में साधारण प्रकाश कैसा होता है, अध्रुवित होता है, क्योंकि इसमें विद्युत सदिश के कंपन सभी दिशा में हो रहे हैं, विद्युत सदिश के कंपन सभी दिशा में हो रहे हैं। और मैंने फर्स्ट में आपको यही बताया, यदि विद्युत सदिश के कंपनों की दिशा निश्चित नहीं है तो प्रकाश कैसा होता है, अध्रुवित होता है। प्रकाश कैसा होता है, अध्रुवित होता है, ठीक है। अब देखिए बेटा वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ये इस बात पे आप फोकस करना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है। और ये डेफिनेशन है किसकी, ध्रुवित प्रकाश की। तो क्या होता है, यदि विशेष प्रक्रिया के द्वारा विद्युत सदिश के कंपनों को एक दिशा में सीमित कर दिया जाए तो प्रकाश क्या कहलाता है, ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। क्या कहलाता है, ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। यहाँ पर देखिए बेटा एक दिशा में, किसको, विद्युत सदिश के कंपनों को एक दिशा में सीमित कर दिया जाए। यदि किसी विशेष प्रक्रिया द्वारा या किसी उपकरण द्वारा विद्युत सदिश के कंपनों को एक दिशा में सीमित कर दिया जाए तो प्रकाश क्या कहलाता है, ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। यदि आपको ध्रुवित प्रकाश की परिभाषा पूछे तो आप बता देना बेटा, क्या बताओगे ध्रुवित प्रकाश की परिभाषा। यदि विशेष प्रक्रिया द्वारा विद्युत सदिश के कंपनों को एक दिशा में सीमित कर दिया जाए, एक दिशा में सीमित कर दिया जाए तो प्रकाश ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। आगे देखिए बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि ध्रुवित प्रकाश को किस प्रकार से डिनोट किया जाता है, यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा। देखिए ये अध्रुवित प्रकाश है और यहाँ से, यानी ये प्रकाश स्रोत है, बिंदु स्रोत है, इससे सभी दिशाओं में प्रकाश किरणें निकल रही है, सभी दिशाओं में निकल रही है प्रकाश किरणें। देखिए इस किसी भी दिशा में जा सकता है। तो ये क्या होगी, साधारण किरण होगी। कैसा हो गया, साधारण प्रकाश हो गया, यानी अध्रुवित प्रकाश। अध्रुवित प्रकाश को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो। इस प्रकार का मतलब क्या हुआ, ये तो हो गई विद्युत चुंबकीय तरंग, यानी प्रकाश तरंग की दिशा, और ये जो है लंबवत, यह है विद्युत सदिश। आप इसे मान सकते हो, क्या मान सकते हो, विद्युत सदिश। और इस प्रकार से देखिए बेटा आपको यहाँ डॉट नजर आ रहा है, यह है ऐसे लंबवत। किस प्रकार से है, ऐसे लंबवत है, ठीक है ना। तो आप इसको क्या मान लेना, चुंबकीय सदिश। आप यदि इससे विद्युत सदिश मान रहे हो तो इसे, इस डॉट को चुंबकीय सदिश, और यदि इसे चुंबकीय सदिश मान रहे हो, इसे चुंबकीय सदिश मान रहे हो तो इसे क्या मानोगे, विद्युत सदिश मानोगे, ठीक है ना। यानी विद्युत सदिश और चुंबकीय सदिश क्या होंगे, लंबवत होंगे, तो इनकी लंबवत दिशा में क्या जाएगी, विद्युत चुंबकीय तरंग जाएगी, यानी जो प्रकाश तरंग है अध्रुवित प्रकाश से वह जाएगा। तो यानी डॉट और जो ये रेखा है, ये दोनों है ना, उस कंडीशन में प्रकाश कैसा है, अध्रुवित प्रकाश है। अब यदि अपन किसी प्रक्रिया द्वारा ऐसे ध्रुवित प्रकाश में बदले, ध्रुवित प्रकाश में बदलोगे तो बेटा प्रकाश तो इसी प्रकार से गमन करेगा, परंतु दोनों में से एक को नियत करना पड़ेगा। यदि आपने चुंबकीय सदिश को नियत कर दिया तो क्या रहेगा, केवल विद्युत सदिश रहेगा, विद्युत सदिश रहेगा, यानी एक ही तल रहेगा, तो क्या हो जाएगा, ध्रुवित प्रकाश हो जाएगा। और यदि विद्युत सदिश को नियत मान रहे हो तो चुंबकीय ये सदिश हो गया, यानी लंबवत, तो दोनों में से एक, या तो रेखा या डॉट आप दर्शा के ध्रुवित प्रकाश को डिनोट कर सकते हो। तो अब देखिए बेटा आगे क्या लिखा हुआ है, यदि विद्युत सदिश के कंपन को तल के समांतर सीमित कर दिया जाए, यदि विद्युत सदिश के कंपन को तल के समांतर सीमित कर दिया जाए तो ध्रुवित प्रकाश को तीर के निशान से प्रदर्शित करते हैं, ध्रुवित प्रकाश को तीर के निशान से प्रदर्शित करते हैं। यदि तल के समांतर विद्युत सदिश को समांतर कर दिया आपने, किसके तल के समांतर विद्युत सदिश को सीमित कर दिया तो ध्रुवित प्रकाश है, ध्रुवित प्रकाश को अपन तीर के निशान से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से ध्रुवित प्रकाश का प्रदर्शन होता है। यानी ये तो हो गया साधारण, क्या हो गया, साधारण। ये क्या हो गया, अध्रुवित प्रकाश, असाधारण, ठीक है ना, साधारण है। और ध्रुवित प्रकाश में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, विद्युत सदिश को नियत करना पड़ेगा। हाँ बेटा, अब अपन बात करते हैं ध्रुवित प्रकाश कितने प्रकार का होता है। ध्रुवित प्रकाश में समतल ध्रुवित प्रकाश की अपन बात करेंगे, वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश की बात करेंगे और दीर्घवृत्तीय ध्रुवित प्रकाश की बात अपन करेंगे। तो देखिए बेटा समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, जनरली डेफिनेशन आपको याद रखनी है, समझना है बेटा। विद्युत सदिश के
कंपन को, डबल बार प्रिंट बेटा ना, विद्युत सदिश के कंपन को तल में सीमित कर दिया जाए, किसी एक तल में सीमित कर दिया जाए या तल के समांतर सीमित कर दिया जाए, विद्युत सदिश के कंपन को तल के समांतर सीमित कर दिया जाए तो प्राप्त प्रकाश समतल ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। क्या कहलाता है? प्राप्त प्रकाश समतल ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। यानी विद्युत सदिश के कंपन को तल में सीमित कर दिया जाए तो प्राप्त प्रकाश समतल ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। समतल ध्रुवित प्रकाश और आसानी से आप समझ पाओगे भाई, जो प्रकाश आ रहा है वह आपको समतल प्रतीत होगा। जैसे आपने बिंदु स्रोत देखा था, बिंदु स्रोत को अनंत से देखने पर वह समतल आपको प्रतीत होता है। वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश, वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश का मतलब क्या होता है बेटा? वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश का मतलब होता है दो समतल ध्रुवित प्रकाश जब एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाते हैं। जैसे दो समतल ध्रुवित प्रकाश एक दूसरे पर अध्यारोपित हो रहे हैं तो विशेष परिस्थितियों में, दो समतल ध्रुवित प्रकाश विशेष परिस्थितियों में इस प्रकार अध्यारोपित हो कि विद्युत सदिश का शीर्ष, विद्युत सदिश का शीर्ष एक वृत्तीय पथ पर हो। विद्युत सदिश का जो ये शीर्ष है एक वृत्तीय पथ पर, यानी यहाँ से सपोज दैट ये दोनों एक जगह एक दूसरे पर अध्यारोपित हो रहे हैं। दोनों कौन? दोनों दो समतल ध्रुवित प्रकाश, और जिनका जो विद्युत सदिश का शीर्ष है वो किसी वृत्तीय पथ पर इस प्रकार से घूम रहा है, वृत्तीय पथ पर घूम रहा है। विद्युत सदिश एक वृत्तीय पथ पर हो जब दो समान आयाम के समतल ध्रुवित प्रकाश एक दूसरे के लंबवत अध्यारोपित हो, एक दूसरे पर लंबवत अध्यारोपित हो तो वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। कब होगा? जब दो समान आयाम के समतल ध्रुवित प्रकाश, जब दो समान आयाम के, देखिए ये कंडीशंस दोनों है अप्लाई, आप केवल ऊपर वाले लिख सकते हो, केवल नीचे वाले लिख सकते हो। तो क्या लिखोगे? दो समतल ध्रुवित प्रकाश विशेष परिस्थितियों में इस प्रकार अध्यारोपित हो कि विद्युत सदिश का शीर्ष एक वृत्तीय पथ पर घूमे तो प्राप्त जो प्रकाश होता है वह वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। या जब दो समतल, जो दो समान आयाम के, जब दो समान आयाम के समतल ध्रुवित प्रकाश एक दूसरे पर लंबवत अध्यारोपित हो रहे हैं, इस प्रकार से समान आयाम है दोनों के और एक दूसरे पर लंबवत अध्यारोपित हो रहे हैं, एक दूसरे पर लंबवत अध्यारोपित हो रहे हैं तो प्राप्त प्रकाश क्या कहलाता है? वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। ये क्या है बेटा? आपका वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश। दीर्घ वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश क्या होता है? दीर्घ वृत्तीय में जब दो समतल ध्रुवित प्रकाश विशेष परिस्थितियों में इस प्रकार अध्यारोपित हो, जब दो समतल ध्रुवित प्रकाश विशेष परिस्थितियों में इस प्रकार अध्यारोपित हो कि परिणामी विद्युत सदिश, ध्यान दें, परिणामी विद्युत सदिश, देखिए बेटा फोकस कीजिएगा। जब दो समतल ध्रुवित प्रकाश विशेष परिस्थितियों में इस प्रकार अध्यारोपित हो कि परिणामी विद्युत सदिश का शीर्ष दीर्घ वृत्तीय पथ में घूमे। दीर्घ वृत्तीय पथ का मतलब जैसे यह है, इस प्रकार से घूम रहा है, इस प्रकार से, यानी जो पथ है उसका कैसा है? दीर्घ वृत्तीय है, इस प्रकार से। तो यानी ये प्रत्येक जो पार्ट है ये बराबर नहीं होकर के इनकी लंबाई क्या है? अलग अलग है। तो ये क्या हो गया? दीर्घवृत्तीय प्रकाश, दीर्घवृत्तीय ध्रुवित प्रकाश हो गया। क्या हो गया? दीर्घवृत्तीय ध्रुवित प्रकाश। जब दो समान ध्रुवित प्रकाश विशेष परिस्थितियों में इस प्रकार अध्यारोपित होगी परिणामी विद्युत सदिश का शीर्ष दीर्घवृत्तीय पथ में घूमे, जिसे दो असमान आयाम के समतल ध्रुवित प्रकाश लंबवत अध्यारोपित हो तो प्राप्त प्रकाश दीर्घवृत्तीय प्रकाश कहलाता है। यानी ये दोनों समतल ध्रुवित प्रकाश है और दोनों का आयाम समान नहीं है, दोनों एक दूसरे पर लंबवत अध्यारोपित हो रहे हैं तो वृत्तीय प्रकाश तो प्राप्त होगा, परंतु कैसा होगा? दीर्घवृत्तीय होगा। तो समझ जाओगे, जब दो समतल ध्रुवित प्रकाश विशेष परिस्थितियों में इस प्रकार अध्यारोपित होगी परिणामी विद्युत सदिश का शीर्ष दीर्घवृत्तीय पथ में घूमे, जिसे दो असमान आयाम के समतल ध्रुवित प्रकाश लंबवत अध्यारोपित हो तो प्राप्त प्रकाश क्या कहलाता है? दीर्घवृत्तीय प्रकाश कहलाता है। यानी दोनों जो अध्यारोपित हो रहे हैं वो समतल ध्रुवित प्रकाश है, परंतु दोनों समतल ध्रुवित प्रकाशों का आयाम बराबर नहीं है। बराबर नहीं होने की वजह से ध्रुवित प्रकाश है, वृत्तीय पथ पर तो घूमेगा, परंतु वह पथ कैसा होगा? दीर्घवृत्तीय होगा। तो बेटा आपने बात की समतल ध्रुवित प्रकाश की, वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश की और दीर्घवृत्तीय ध्रुवित प्रकाश की। समझ में आया ना? ठीक है। अब देखिए बेटा अपन बात करते हैं कंपन तल क्या होता है, ध्रुवण तल क्या होता है और समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की विधियां कौन कौन सी होती है। तो बेटा कंपन तल क्या होता है? कंपन तल वह तल होता है, देखिए अध्रुवित प्रकाश है और अध्रुवित प्रकाश से यानी जो प्रकाश होता है वह कैसी तरंग होती है? चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। कैसी तरंग होती है बेटा? विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। और देखिए विद्युत जो सदिश का तल है, विद्युत सदिश जिस तल में कंपन करते हैं, चुंबकीय सदिश जिस तल में कंपन करते हैं, वह दोनों तल क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये प्रकाश जैसे आगे जा रहा है तो ये प्रकाश, इसको अपन जैसे तलों में व्यक्त करें कि इसके जो सदिश है वो किस प्रकार से कंपन करते हैं।
तो जिस तल में विद्युत सदिश कंपन करता है वह तल क्या कहलाता है? कंपन तल कहलाता है। बेटा क्या कहलाता है? कंपन तल। जिस तल में विद्युत सदिश कंपन करे, जिस तल में विद्युत सदिश कंपन करे वह क्या कहलाता है? कंपन तल कहलाता है। जैसे ये इसके समांतर जो आपने विश्लेषक लिया, इसके समांतर जो तल है वह क्या कहलाएगा? विद्युत सदिश यानी कंपन तल कहलाएगा, जिसमें विद्युत सदिश कंपन करता है। और इसके लंबवत अपने ऐसे बात करें तो यानी विद्युत सदिश के लंबवत यानी जो तरंग जा रही है उस तरंग के इक्वल जो होगा वह क्या कहलाएगा? ध्रुवण तल कहलाएगा। यानी वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय सदिश कंपन करे वह क्या कहलाएगा? ध्रुवण तल। क्या कहलाएगा? ध्रुवण तल कहलाएगा। अर्थात आप कह सकते हो कि वह तल जिसमें विद्युत सदिश के कंपन क्या हो? शून्य हो। तो देखिए ये जो तल आपको दिख रहा है यह तल तो होगा कंपन तल। यह तल कंपन तल क्यों होगा? क्योंकि इसमें विद्युत सदिश कंपन कर रहा है। क्या कर रहा है? विद्युत सदिश कंपन कर रहे हैं। और ये जो आपको डैश डैश में मैंने आपको तल दर्शा रखा है जो इसके जस्ट रेक्टेंगल है यानी लंबवत है। लंबवत है इसका मतलब क्या हो गया? विद्युत क्षेत्र जिसमें चुंबकीय सदिश कंपन कर रहा है, इसमें चुंबकीय सदिश कंपन कर रहा है। यानी ये जो तल है इसमें केवल और केवल चुंबकीय सदिश कंपन कर रहा है, विद्युत सदिश का कंपन क्या है? शून्य है। तो ये तल क्या कहलाएगा? ध्रुवण तल कहलाएगा। परिभाषा से समझिए बेटा, कंपन तल क्या होता है? जिस तल में विद्युत सदिश के कंपन होते हैं। यानी ये जो तल है इसमें चुंबकीय क्षेत्र के तल जो कंपन है वह बिल्कुल शून्य होगी। यानी चुंबकीय सदिश है वह विद्युत कंपन तल में बिल्कुल शून्य होगा। कंपन तल का मतलब क्या होगा? इसमें चुंबकीय सदिश का कंपन शून्य होगा। चुंबकीय सदिश का कंपन शून्य होगा। इसमें चुंबकीय सदिश के कंपन बिल्कुल नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा? कंपन तल कहलाएगा। ठीक है ना? वह तल जिसमें विद्युत सदिश के कंपन होते हैं कंपन तल कहलाते हैं। ध्रुवण तल का मतलब क्या होता है? ध्रुवण तल का मतलब होता है वह तल जिसमें चुंबकीय सदिश कंपन करता है। अर्थात विद्युत क्षेत्र क्या होता है? विद्युत क्षेत्र के जो कंपन होते हैं, विद्युत सदिश के जो कंपन होते हैं, विद्युत सदिश के कंपन होते हैं वह क्या होते हैं? शून्य होते हैं। और देखिए ध्रुवण तल और कंपन तल दोनों परस्पर क्या होते हैं बेटा? लंबवत होते हैं। परस्पर लंबवत होते हैं। दोनों परस्पर लंबवत होते हैं। यानी ध्रुवण तल और कंपन तल परस्पर लंबवत होते हैं। कंपन तल में कौन सा सदिश कंपन करेगा? विद्युत सदिश। ध्रुवण तल में कौन सा सदिश कंपन करेगा? चुंबकीय सदिश। ठीक है। तो यदि आपको कंपन तल और ध्रुवण तल को परिभाषित करवा लिया जाए या आरेखित करवाए तो इस प्रकार से आप आरेखित करोगे। कंपन तल और ध्रुवण तल दोनों परस्पर लंबवत होंगे। ठीक है ना? यह होता है आपका कंपन तल और ध्रुवण तल। अब देखिए बेटा, ध्रुवण समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की विधियां पूछी जा सकती है। आपको क्या पूछी जा सकती है? समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की विधियां। और आरबीएससी की गाइड में आपको समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की ये जो विधियां आपको दिखाई दे रही है यह दे रखी है। इसकी अलग अलग व्याख्या अपन करेंगे। समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की विधियां निम्न है। यानी प्रकाश है उसको समतल किस प्रकार समतल ध्रुवित कैसे प्राप्त किया जाए? तो अपन परावर्तन के द्वारा पढ़ेंगे। पहली घटना किसके द्वारा पढ़ेंगे? परावर्तन से समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करेंगे। उसके बाद में रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन के द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करेंगे। उसके बाद द्विवर्णता द्वारा प्राप्त करेंगे। उसके बाद द्विअपवर्तन द्वारा प्राप्त करेंगे। उसके बाद प्रकीर्णन द्वारा। यानी ये जो 5 विधियां हैं, इन 5 विधियों से आप समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करना पढ़ोगे। और इसमें अब निकोल प्रिज्म की बात भी करोगे। और जस्ट लास्ट जो पार्ट होगा आपका वह होगा पोलेरॉइड का। पोलेरॉइड के बाद में मेलस का नियम पढ़ के और इस चैप्टर को आप पूरा करोगे। तो ये जो पार्ट है ना बेटा, ये आरबीएससी हो चाहे सीबीएसई हो, दोनों बोर्ड के अकॉर्डिंग वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पार्ट क्या है? इंपॉर्टेंट है। कैसे है कि परावर्तन से ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की विधि पूछ सकता है, अपवर्तन से ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की विधि, द्विवर्णता द्वारा, द्विअपवर्तन द्वारा, प्रकीर्णन द्वारा। ठीक है। तो ये 5 पार्ट अपन पढ़ेंगे। ये 5 पार्ट अपन पढ़ेंगे यानी समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करेंगे 5 पार्टों में। 5 पार्टों में समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करेंगे। 5 विधियों से समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करेंगे। और इस प्रकार से आपने आज के पार्ट में पढ़ा बेटा ध्रुवण क्या होता है, समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, दीर्घवृत्तीय ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, कंपन तल क्या होता है, ध्रुवण तल क्या होता है और समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की विधियां कितनी होती है बेटा? 5 होती है। इन 5 के बारे में अपन अगले पार्ट में बात करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपके पूरा समझ में आया होगा। ये जो पार्ट आपने पढ़ा पूरा समझ में आया होगा। यहाँ से आपको जैसे कंपन तल की परिभाषा पूछी जा सकती है एग्जाम में, ध्रुवण तल की परिभाषा पूछी जा सकती है, ध्रुवण क्या होता है ये पूछा जा सकता है, मैक्सवेल ने ध्रुवण के बारे में क्या बताया ये पूछा जा सकता है। इसके साथ ही साथ आपको पूछा जा सकता है कि मैक्सवेल ने, यहाँ आपने लिखा था 1864 में मैक्सवेल ने जो बताया था, क्या बताया था
कि जो प्रकाश तरंगे होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। क्या होती है? प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। तो बेटा इस पार्ट को आप थ्योरेटिकल पोर्शन मैंने आज बताया है, 20-22 मिनट का क्लास ली है। तो इस क्लास में थ्योरेटिकल पोर्शन है। यदि आपके यहाँ पर बोर्ड पर पूरा समझ में नहीं आ रहा तो आरबीएससी की गाइड में आप इसे देख सकते हो, ठीक है। फिर भी यदि समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो कि सर हमारी ये बात समझ में नहीं आई। आपका बिल्कुल समाधान होगा। आज अपन इतना ही करेंगे बेटा, स्टडी अपनी जारी रखें। वीएस फिजिक्स पॉइंट के साथ जुड़े रहने के लिए आपका तहे दिल से आभार। आज इतना ही करेंगे। नमस्कार।